देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर महेश संघवी जी के नेतृत्व में मुंबई के कई इलाकों में श्रीजी हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनमानस ने इस सुविधा का लाभ उठाया। बता दें कि डॉक्टर महेश संघवी मुफ्त चिकित्सा सेवा पिछले कई वर्षों से निरंतर करते आ रहे हैं। आयुर्वेद जगत में डॉक्टर महेश संघवी का बड़ा नाम है। उन्होंने अब तक लाखों लोगों का सकुशल इलाज किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। आज हम आपको जो हमारी संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति सनातन चली आ रही है, उसके पद्धति से आपको मिलवाएंगे। मेरे साथ है डॉक्टर महेश संघवी जी, जो आयुर्वेदाचार्य हैं। हम उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में। हालांकि वो किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, उन्हें दुनिया जानती है, लेकिन हम उनसे आज अपने व्यूवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनसे उनको रूबरू कराएंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द P7 न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। जी, मैं डॉक्टर महेश संघवी गुजरात से अक्टूबर 1977 से ग्रेजुएट हुआ, फिर BHU में पढ़ा और फिर यहाँ पर मुंबई में मैंने MD की। जी। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस तो बहुत लंबा रहा है, एक्सपीरियंस आपका, तो थोड़ा सा मुझे संक्षिप्त में आप उस जर्नी को बताना चाहेंगे, कैसे यहाँ तक चला, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाएंगे कि यहाँ तक कैसे आपका आना हुआ। ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ है। मेरे फादर इंजीनियर थे और उन्होंने अपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाई थी। किसी कारणवश हमारे अंकल और उसके साथ से वो पिताजी सैद्धांतिक रूप से अलग हो गए और वहाँ से हमारी जर्नी ये शुरू हुई। मैंने और मेरी माँ ने दोनों ने SSC साथ में की, वो BA B.Ed हुई और मैं BSM हुआ। फिर उसके बाद में घर की आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ साल तक मैंने पिताजी के साथ में बिज़नेस में व्यतीत किया और मेरी इच्छा कतई नहीं थी कि मैं मेडिकल फील्ड में आऊँ। मैंने 2 साल तक LD इंजीनियरिंग कॉलेज में मतलब जो है अभ्यास के लिए प्रयत्न किया था और इंजीनियरिंग कॉलेज में BE सिविल के लिए भी मैंने प्रयत्न किया था, लेकिन भाग्यवश पिताजी की और फैमिली की आग्रह के वश जो है मैं आयुर्वेद में आया, पढ़ा और फिर मुंबई आया। पिताजी की इच्छा थी कि मैं मुंबई रहूं। 79 में मुझे मुंबई ने स्वीकृत नहीं किया। फिर उसके बाद में मुझे BHU जाने का मौका मिला और वहाँ पर जाकर मैंने देशपांडे जी और उसकी यूनिवर्सिटी डॉक्टर KK चोपड़ा, कविरत्न शर्मा जी, उनके अंडर में मैंने एक सारस्वत की ट्रेनिंग ली और 1980 में मैं मुंबई आया और मित्तल आयुर्वेदिक कैरियर से मैंने मेरी कैरियर शुरू की। दिसंबर 83 में मुझे ऐसा लगा कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, मैं उसके लिए फिट नहीं हूँ। इसके लिए मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे जो है प्रैक्टिस में रखा और 84 से यात्रा शुरू की, अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस की और सिद्धांत से प्रैक्टिस की मैंने। और जब मैंने यहाँ आया तो उस समय आयुर्वेद का सारसूत्र इतना प्रचलित नहीं था, तो मैं देशपांडे जी सर से मेरे मिला तो उन्होंने ये आज्ञा की कि भाई उसको विश्व प्रसिद्ध करो और मैं पूरी टीम से तहे दिल से डॉक्टर रवि बापट KEM के जो हमारे सर्जन हैं और जयंत मोहिते जो भी लंदन में है, उन दोनों ने मुझे जो है बहुत मदद की, मुझे पॉलिश बनाया और मॉडर्न सर्जन बहुत सारे हमारे मित्र में हमारे गुरुवर के समान PN अवस्थी साहब, डॉक्टर नागराल सर और मॉडर्न से हमारे PN जोशी जी, PK झावर साहब, उन लोगों ने मुझे पुत्रवत स्नेह किया और मैं पूरी ज़िंदगी भर डॉक्टर DD गौर साहब का आभारी रहूँगा, बॉम्बे हॉस्पिटल से, जिन्होंने मुझे पॉलिश किया। अब ये यात्रा शुरू हुई उस समय कोई एक आयुर्वेदिक आदमी प्लेन ग्रेजुएट सर्जरी कर सकता है और एलोपैथिक से अच्छा रिजल्ट दिखा सकता है, ये ज़रा अनडाइजेस्टेबल मटेरियल था। बहुत सारी अनुभवों के साथ में यात्रा करते गए सिद्धांत रखा था
कि गलत नहीं करेंगे, जो प्रोफेशनल व्यवहार जो होता है मेडिकल फील्ड में उसमें हम नहीं गिरेंगे। और बहुत सारे कैंप किए, बहुत सारे जन जागरण के हम लोगों ने जो है कैंप किए, अभियान किया, रेडियो, टीवी इंटरव्यू, प्रेस, ऐसा करते 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 एक स्वीकृति हो गई। और सबसे पहला ब्रेक मुझे डॉक्टर इंद्रू खमचंदानी जी ने, जो अमेरिका के हैं, इंडियन है लेकिन वहाँ के कोलोरेक्टल सर्जन के बहुत बड़े एसोसिएशन के स्थापक प्रेसिडेंट है, वो बहुत सालों तक वहाँ के प्रेसिडेंट के वो कंसल्टेंट भी रहे। उन्होंने मुझे 92 में पहला ब्रेक दिया सिंगापुर में, जहाँ 778 डॉक्टर्स मॉडर्न के थे ऑल ओवर वर्ल्ड के, और मैं ही एक आयुर्वेद का था। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर वहाँ से सिंगापुर से बैंकॉक, चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, मतलब पूरा इंटरनेशनल। हाँ, बस सबसे लिए मेरे नसीबदार ये रहा कि मुझे लंदन में सेंट मार्क हॉस्पिटल में रॉबिन फिलिप्स और पीटर ल्यूनिस ने बहुत मदद की। उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा और वहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स की, और उन्होंने सबसे पहली बुक जो छपी फिस्टुला इवैल्यूएशन एंड इट्स मैनेजमेंट की, उसमें एक सारसूत्र के नाम से पूरा चैप्टर बनाया। बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मित्तल कॉलेज में 3 साल जॉब किया, YMT आयुर्वेदिक कॉलेज में 92 से 2016 तक रहा मैं। और वैद्य श्री राम शर्मा जी की आशीर्वाद से मैं MD आयुर्वेद हुआ। राम गोपाल जी गुरु जी ने मुझे प्रैक्टिस की सिखाई, और दूसरे हमारे कवि रत्न जो थे उन्होंने मुझे पॉलिश फाइन आयुर्वेदाचार्य बनाया। जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे थे, तो अभी ये तो जो समाज सेवा का, एक डॉक्टर जो होता है समाज सेवा का सद्भाव रखता है, और उस पर आयुर्वेद जो हमारा चला आ रहा है सदियों से, सारे युग, द्वापर युग, त्रेता युग में, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा योगदान रहा है। तो जब आयुर्वेदाचार्य की आपने हासिल की और लोगों का जब सेवा भाव चालू किया, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं वो लाइन से लाइन में आके बड़ा खुश हूँ और मुझे अब इसको करते रहना चाहिए जिस तरह से आप कर रहे हैं यार? बहुत ईमानदारी से तो मैं अभी भी इस लाइन से नाखुश हूँ। अच्छा। कारण ये है कि इस लाइन में बैठकर मैं गलत नहीं कर पाया, और मोटी नोट बहुत बचपन में देखी है मैंने। बोरी भर के पैसे आते थे और 400-500 आदमियों को हम पेमेंट करते थे, छोटे से थे, छोटे सेट करके बिठाते थे। लोग जो इज्जत देते थे, पैसे की जो वैल्यू उस ज़माने में देखी थी, आज भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि विदाउट क्राइम बड़ी नोट नहीं होती है, और मैं इस लाइन में नहीं कर पाया। शायद हो सकता है मेरे परिवारजन, मेरे हरिओम गुप्ता जी गुरु जी, मेरे ग्रैंडफादर सब जानते होंगे कि इस बच्चे को इस लाइन में घुसेड़ दिया जाए ताकि वो समाज सेवा करे, भले खुद दुखी रहे। मैं अभी भी मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं फिर से वापस बिजनेस में जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इससे नाखुश हूँ, लेकिन यहाँ बैठकर मैं गलत नहीं कर पाया, और मैं अभी भी खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाखुश हूँ, लेकिन एक जो देखा था मैंने कि आज भी देखा जाए तो हर जगह पे पैसे की वैल्यू है। आयुर्वेद को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का मतलब औषधि है, एक दवा जो है लोगों को? देखिए, आयुर्वेद को लेकर बहुत सारी लोगों को भ्रमणाएँ हैं, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये बहुत स्पष्ट है आयुर्वेद, वेद यानी अविचल, जिसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, वो वेद ब्रह्म वाक्य। मतलब सूरज सुबह में पूर्व में उगेगा, मतलब उगेगा, कितने बजे कैसे वो अलग चीज़ है, उसके बहुत सारे डिफरेंट है, बट उगेगा तो पूर्व का ही, पश्चिम में नहीं उगेगा। वैसे ही अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, उसमें कोई चेंज नहीं है। और मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसके आने के बाद हमारे आयुर्वेद वालों की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई, क्योंकि पहले हम जो है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में रखे जाते थे, और डोमिनेशंस ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का था, अभी भी है, ऐसा नहीं है। उनकी सत्ता को भी हम मानते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी ब्यूटी को भी मानते हैं, उनकी लिमिटेशंस को भी हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमको ऐसा मौका नहीं मिला। उसका मैं ताज का साक्षी हूँ 44 साल से, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन
आने के बाद में और दूसरा कोरोना होने के बाद में आज पूरी दुनिया आयुर्वेद के ऊपर दिख रही है। और ये हम लोगों का दायित्व है, इस देश का दायित्व है, सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स का, आयुर्वेदिक कॉलेजेस का, फार्मेसी का दायित्व है कि वो उसको बरकरार करे, अपने आप को सिद्ध करे। और दुनिया में जो आयुर्वेद में कहते हैं कि विश्व कुटुंब की भावना है, और दूसरा ये कहते हैं कि भाई हम निरोगी को निरोगी रखेंगे, रोगी को ठीक करेंगे, उसको हम सिद्ध करके दिखाएं ताकि हम फिर से लोगों के हृदय में रहे और लोगों की पहली चॉइस अपनी रहे। मैं दर्शकों को ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मतलब अब तक आपने मतलब कितने लोगों का इलाज किया होगा, अगर एक मेमोराइज आपके दिमाग में होगा? एवरेज अभी जो मेरी क्षार सूत्र की जो प्रैक्टिस है उसमें 74,000 ऑपरेशन में कर चुका हूँ। बाप रे। पाइल्स फिशुला के 32 कंट्री में उसके प्रचार प्रसार के लिए गया हूँ। और पेशेंट अगर आप देखें तो 1,40,000 के ऊपर हमने देखे हैं, उसकी इलाज की है। और ठाकुर जी की कृपा, भगवान धन्वंतरी की, रोगी के मेरे प्रति विश्वास से अभी तक हमको पूरी सफलता मिली है। और मैं कभी भी इस चीज़ से नाराज़ नहीं रहा कि मुझे उसमें यश नहीं मिला। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ मेडिकल कैंप्स करवाए, तो ज़माने से आप करते आ रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में आपने एक मेडिकल कैंप रखा। उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उस रूट को कैसे अपनाया, वहाँ तक कैसे जाना? बीजेपी कह सकते हैं आप, लेकिन मैं इस देश का आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ। और मेरा शिक्षण और स्वास्थ्य के ऊपर अर्ली चाइल्डहुड से मेरा प्रेम रहा है। और आप सब लोग जानते ही होंगे कि एकल विद्यालय करके एक बहुत बड़ी संस्थान है, उसके साथ मैं 1985 से जुड़ा हूँ। 89 में हम लोगों ने स्वास्थ्य का कार्यक्रम शुरू किया और अभी आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया करके है। हम रूरल में बहनों को शिक्षित करके वहाँ पर स्वास्थ्य का काम करते हैं। बीजेपी तो इसलिए है कि कोई मेरे नाम पे ऐसा कोई ठप्पा है नहीं। कोई भी अवस्था में कहीं पर भी ज़रूरत पड़ी तो हम करते हैं। और हम लोग आपस में एक दूसरे में भाई है, तो कहीं पर भी बुला, शिवसेना के साथ में भी कैंप किए हैं, मनसे के साथ में किए हैं, राष्ट्रवादी पार्टी के साथ में किया है। जो राष्ट्रीय हित में काम कर रहा है, हम उसके साथ खड़े, उसके साथ है। तो हाल फिलहाल मोदी जी का जन्म दिवस है, तो उनके जन्म दिवस पे क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? देखिए, ऐसा है कि मैं मोदी जी से उनकी कर्मनिष्ठता, विज़न और तीसरा देश प्रेम, और ख़ास करके देश की चीज़ों को इंटरनेशनल बनाने की जो उसकी एक सोच है, उनके लिए एक वो प्रतिक्रमण क्रिया जो है, उसके लिए मैं उसको प्रणाम करता हूँ। और हमारा इस समय जो है लक्ष्य ये था कि भाई आपने वहाँ पर एक पेन मैनेजमेंट की बहुत बड़ी इलाज है जो लुप्त है या तो इतनी उजागर नहीं है, उनको ध्यान में रखते हुए हमने 10 कैंप किए थे 17 तारीख को सर के जन्मदिन। कैंप कहाँ पे थे मतलब? ये भांडू, विक्रोली, मानपुर, शिवाजी नगर, मतलब जहाँ ज़रूरत है, मैं उसको स्लम एरिया नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ मेडिकल सर्विसेज इतनी अवेलेबल नहीं है, वहाँ हमारा फोकस। उसमें किस तरह का चेकअप था, क्या था, जरा उसको क्या क्या शामिल किया? ऐसा था कि पेशेंट को पहले हम रजिस्टर करते थे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एक जूनियर डॉक्टर उसकी पूरी हिस्ट्री लेता है, उसका ब्लड प्रेशर ये वगैरह नापने के बाद में उसको उस डिपार्टमेंट में भेजता है डॉक्टर के पास। वो उनको देखकर वहाँ पर ट्रीटमेंट करते थे। एक अग्निकर्म करते हैं, फिर वो जिसको आप जो है कह सकते हैं कि डाम देना, पुरानी जगह डाम नहीं, बट आप लेमन भाषा में उसको कह सकते हैं। फिर उसको विध कर्म को आप एक्यूपंक्चर्स के नाम से जानते हैं, मर्म चिकित्सा को आप एक्यूप्रेशर के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमनली ये है, उनके द्वारा हम लोगों ने जो है रोगियों की चिकित्सा की और रोगियों को बहुत लाभ हुआ। और दवाइयाँ जो 44 साल से हमने जो कंपोज करके बनाई है, वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में। अच्छा, जो मरीज आपसे कांटेक्ट में आते हैं तो उनको आप आयुर्वेद की दवाएं सजेस्ट करते हैं या ज़रूरत के हिसाब से एलोपैथिक या अनदर जो दवाएं हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं शुद्ध आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन उसके सामने मैं सर्जन भी हूँ।
मैं सर्जरी भी करता हूँ, एक विचित्रता है मेरे में। अभी जो है मेरे को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अश्विनी कुमार द्वय करके एक मोमेंटोस दिया है, यानी कि आयुर्वेद में एक ही आदमी सर्जरी भी है और फिजिशियन भी है, तो ऐसा मेरा है। लेकिन मैं जो है ऐसा मानता हूँ कि कोई पैथी में न जाते हुए सिंपैथी से रोगी को ठीक करना चाहिए। रोगी ये चाहता है कि भाई मेरे को कम पैसे में जल्दी सेफ्टी मेरा इलाज हो जाए। अब आप पेशेंट को सेप्टिसेमिया है, एक्सीडेंट है, हार्ट अटैक है, इमरजेंसी है, आयुर्वेद में नहीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन साइंटिफिकली एविडेंस बेस स्वीकृत नहीं है, लोगों का विश्वास नहीं। हमने देखा है कि आजकल आकस्मिक घटनाएं घटती, मतलब कि अचानक से बीपी बढ़ जाता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, तो इसके लिए मतलब कि अगर तुरंत उसका इलाज होना चाहिए, या क्योंकि ये तो कोई बता के बीमारी नहीं आती, हम बैठे हैं हमारा बीपी बढ़ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, तो इसके लिए उसको मतलब किस तरह का मतलब। देखिए, मैं ये चाहूँगा, जो मैं देख रहा हूँ 32 कंट्री घूमने के बाद में, भाग्यवश दुर्भाग्यवश दोनों में कहूँगा, हमारे सामान्य लोगों को हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान नहीं है। तो वो सबसे पहले यदि हम बढ़ा दें तो रोगी को मालूम पड़ जाता है कि ये सिम्टम्स हुआ मतलब मेरा बीपी बढ़ने वाला है, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मेरा ब्रेन ट्रोमा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, वो जो है मीडिया के द्वारा, गवर्नमेंट को, NGOs, डॉक्टर्स के द्वारा उसको प्रसारित करना चाहिए, और वो स्वप्रशस्ति को न रहते हुए साइंटिफिकली एविडेंस बेस के ऊपर में करना चाहिए। जैसे मैं अभी कल हमारा पब्लिकेशंस होगा कि अभी शरद ऋतु आ रही है, तो क्या खाना, कैसे खाना, कौन सी चीज़ खाना, क्यों खाना, इनके बारे में हम जानकारी देंगे मीडिया में। मतलब हेल्थ को लेके फूड अवेयर, मतलब क्या खाना पीना हमको। मैं हाँ, बताइए आप क्या कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारा खान पीन में और हमारा जो रूटीन है सोने का, जागने का, मेन उस पर अच्छे से फोकस करना चाहिए, उसको अच्छे से रखना चाहिए। सी, दिस इज़ न्यू वर्ड इज़ लाइफस्टाइल। यस। जैसे कहा जाता है कि पुरानी बोतल में नया दारू, बात तो एक ही है, लेकिन यह है कि लाइफस्टाइल के द्वारा आपको ये जानना चाहिए। उसमें अपने 3 स्तंभ है, उसमें लिखा है आहार, निद्रा और तीसरा जो है आपकी लाइफस्टाइल। तो अपने वहाँ पर एक सदव्रत नाम का एक अलग से चैप्टर है। स्वस्थव्रत के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सदव्रत कोई नहीं जानता। सदव्रत का सीधा संबंध है आपके मन के साथ में। मैं और आपके साथ मिलते हैं, हम आपस में गोड़ गोड़ बात करते हैं अच्छी अच्छी, लेकिन जाने के बाद में बोलते हैं साला दिमाग खराब करके गया, मेरा टाइम खराब करके गया। ये जो हाथी के दांत जो है दिखाने के और चबाने के, जो हिपोक्रेसी है, वो बहुत सारी बीमारियां करती है। तो सदव्रत में किसके साथ कैसे व्यवहार करना, क्या करना, ये बहुत अच्छी तरह से जो है, इसका मैं सुंदर उदाहरण रामायण और महाभारत का देता हूँ। रामायण काल में दशरथ जी ने कह दिया कि भाई राम को जाना है, चाहते तो नहीं थे लेकिन कह दिया तो चले गए। अर्जुन ने युद्ध करने की तैयारी कर ली, नहीं मैं तो मेरा बदला लूंगा ही लूंगा, लेकिन वहाँ जाकर उसको लगा कर ये तो हमारे घर के ही है, विषाद हुआ, ये हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब शंख फूका तो उसने अपने बाण से सभी अपने गुरुजनों का प्रणाम किया, उसे आज्ञा ली और युद्ध किया। बराबर। दोनों विपक्ष में थे, लेकिन फिर भी जो एक सदव्रत है कि भाई मेरे बुजुर्ग हैं, उनको मुझे प्रणाम करके कोई काम शुरू करना चाहिए, वो उसने किया। वो सभी ने उसको कहा था कि विजयी भव, थे विरोध पक्ष में, लेकिन उसके आचरण से उनको जो है विजयी भव का आशीर्वाद मिला है। तो ये सदव्रत का जो प्रचार प्रसार यदि होगा तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि 100-200 दिन यूक्रेन और रशिया वाला युद्ध जो है वो चले और विश्व में शांति आए। तो आप डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं, हम उनसे इसके बाद भी लगातार बातें करते रहेंगे। अगर आपके मन में, अगर आपको कोई बीमारी है, आप अपनी रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से हेल्दी आप खुद को बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप अपने सवाल रख सकते हैं।
हम डॉक्टर साहब से फिर इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, तमाम चीज़ों की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, जो आने वाला हमारा जनरेशन है, या समाज को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो ज़्यादातर लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो अपने काम को, अपने वर्क पे ध्यान दें और लोगों में एक उनका अच्छा समाज में व्यवहार बने, इस माध्यम। मैं ये जीता भी हूँ, कहता भी हूँ और सुनता भी हूँ कि हमको हमारे लक्ष्य को छोड़ना नहीं चाहिए। सफलता तभी मिलती है कि जब आप तहे दिल से पूरा काम करें। उसका कर्ण का एक मशहूर वाक्य है कि भाग्य का अधीन मैं नहीं हूँ, लेकिन कर्म करना मेरा कर्म है। तो यदि आप पुरुषार्थ 99 करेंगे तो 1% आपको जुड़ना ही जुड़ना सफलता मिलती है। जब हम निष्फल होते हैं तो हमको डिप्रेशन आता है, तो हम ये फेल्यूर्स स्वीकृत करने के लिए राजी नहीं है। लेकिन मैं किसी को एक उंगली करता हूँ तो 3 मेरी तरफ है। तो खुद अपने आप को करना चाहिए। आपके स्वास्थ्य, तन मन से दोनों को स्वस्थ रखना है। तीसरा जो है, आप अपने काम के लिए परफेक्शन करें, उसका ज्ञान ले और उसको लगे रहे। और चौथी चीज़ जो है, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि जो जितने भी मॉडर्न गैजेट्स के अंदर में आप जितना टाइम डालते हैं, उसके अपने आप में क्वेश्चन कीजिए कि वो ज़रूरी है क्या। मैं बहुत सारे ऐसे रोगियों को जानता हूँ, सभी उम्र के, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जो है मल्टीमीडिया में रहते हैं, सुबह में उठ नहीं पाते हैं। तो ये सब लंबे समय तक होने से बुढ़ापा जल्दी आता है, बहुत सारी अनवांटेड बीमारियां आती है। तो स्वस्थ रहने की कला रखें और अपने आप को स्वस्थ रहकर जो है खुद तंदुरुस्त रहे और देश को भी तंदुरुस्त बनाएं। और देश के विकास में आप सब लोग जुड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि हम एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। वो तभी हो सकती है, बूंद बूंद से होज भरता है। वैसे ही आप थोड़ा योगदान करेंगे, सही दिशा में करेंगे, स्वस्थ रहकर करेंगे, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि अच्छे दिन आपके और इस देश के नहीं आ सकते हैं। धन्यवाद। सर्वे संतु निरामय, सर्वे संतु सुखिनः भव। आप सब लोग को भगवान धन्वंतरी ठाकुर जी सुखायु दे, इस शुभकामना के साथ में फिर कभी जैसे ही मौका मिला आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम आपसे अवश्य फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश संघवी जी को। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। अगर आपके मन में कोई चिकित्सा हेल्थ से लेके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खुश सिंह के साथ प्रमोद सिंह, द PC न्यूज़, मुंबई।